Hello everyone, I am your educator Sumit Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we will discuss Science NCERT Chapter 2 Microorganism Friend and Foe. Before starting the chapter, it's my suggestion to all of you कि आप मेरी वीडियोस को 2 बार देखें. फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देखें एंड सेकेंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ रेफर जरूर करें. और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच मीन्स लॉट्स टू मी. आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, बट उन ऑर्गेनिज्म का क्या जिनको हम देख नहीं सकते. आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन जो आपकी ब्रेड होती है उसमें ग्रेश वाइट पैचेस नज़र आते हैं. अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इन ग्रेश वाइट पैचेस को देखोगे तो आपको टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे. जो टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.1 देखते हैं. एक्टिविटी 2.2. एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या करना है कि फील्ड से कुछ मिट्टी लेनी है, उसको पानी के अंदर, एक ग्लास बीकर के अंदर उस सॉइल को ऐड करना है. यहाँ पे ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है. जब सॉइल और वाटर दोनों सेटल हो जाए तो इसका कुछ पोर्शन, कुछ ड्रॉप्स लेके हमें ग्लास प्लेट पे रखनी है और ग्लास प्लेट को हम अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे तो हमें राउंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे. एक्टिविटी 2.2 में हमें सेम करना है, बट पहले 2.1 में हमने जो मिट्टी वो फील्ड से ली थी. एक्टिविटी 2.2 में हमें ये मिट्टी पॉन्ड से लेनी है. वही पानी के अंदर इसको थोड़ी देर रखना है. जब पानी और सॉइल थोड़ा सेटल हो जाए तो कुछ ड्रॉप्स ग्लास प्लेट में निकालनी है और अंडर द माइक्रोस्कोप उसे रखना है. तो हमें वही राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे और ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए या तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड होती है या फिर हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. Microorganisms are those organisms which we cannot see through our naked eyes. We have to use magnifying glass or microscope to see them. Microorganisms are classified into 5 major groups: viruses, bacteria, fungi, protozoa and algae. Viruses भी microscopic है, but these are different from other microorganisms because they reproduce inside the cells of the host organism. वायरसेस एक साइम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसी भी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म. और ये अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स टू. वायरसेस से होने वाले डिजीज़ हैं पोलियो, चिकन पॉक्स. बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस. प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ हैं डिसेंट्री और मलेरिया. वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये डिजीज़ आपके बुक्स में लिखे हैं और ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है. वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्स देख सकते हैं. अब हम टॉपिक 2.2 पढ़ते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम देख नहीं सकते, बट ये रहते कहाँ हैं. उससे पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं: सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सपोज हम ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑफ सेल्स मिलते हैं तो हम किसकी कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल टाइप के सेल्स मिलता है, सपोज करो सर्कल 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 एक ही टाइप के सेल्स मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया? सिंगल सेल. पर मल्टी सेल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल रहे हैं. सपोज कहीं सर्कल मिल गया, कहीं ट्रायंगल मिल गया, कहीं स्क्वायर मिल गया, तो मल्टी सेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. आइस कोल्ड इन्वायरमेंट, बहुत ही ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं. हॉट स्प्रिंग्स, गर्म इलाके में भी रह सकते हैं. डेजर्ट्स, मरुस्थल में रह सकते हैं. मार्शी लैंड्स, जो समुद्र के आसपास होता है जिसे हम दलदली इलाका भी बोलते हैं. इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स और हाँ ह्यूमन बींग्स टू. ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड सम एग्जिस्ट फ्रीली. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हम कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं. जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं, सम आर बेनिफिशियल, और कुछ दुश्मन है तो सम आर हार्मफुल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थोड़ा थोड़ा मैं भी बताऊंगी, डिटेल में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में हेल्प करते हैं.
कुछ बैक्टीरिया क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे जो वेस्ट हो उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया यूज़ में आते हैं, बैक्टीरिया ही डिग्रेड करते हैं। जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे इन्वायरमेंट में बच जाता है उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोडिग्रेड कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन रहता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में यूज़ आते हैं, जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन एग्रीकल्चर विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर यूज इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आपको बहुत अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। आपने देखा होगा जब भी दूध का आपकी मम्मी दही जमाती है तो स्मॉल पोर्शन ऑफ दही लेती है, उस स्मॉल पोर्शन ऑफ दही को दूध के अंदर डालती है, तो उस पोर्शन के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि फिक्स टेम्परेचर पे बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। कुछ बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। जनरली बैक्टीरिया और जो ईस्ट होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, ये हम एक्टिविटी 2.3 में देखते हैं। आपको आधा किलो आटा लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करनी है, गर्म पानी के साथ गूंदना है उसको। गर्म पानी को गूंदने से पहले थोड़ा सा उसके अंदर ईस्ट डालना है और गूंद के उसके रख देना है। 2 घंटे बाद आप देखोगे कि जो आटा हमने गूंद के रखा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। उसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जो ईस्ट है बहुत ही तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस करती है और रेस्पिरेशन के दौरान ये CO2 गैस रिलीज़ करती है। तो ईस्ट क्या कर रहा है, CO2 गैस रिलीज़ कर रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और बहुत ही तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेगा। तो जो CO2 की जो गैस बबल्स होंगे वो डब के अंदर फंस जाएंगे और डब की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे। इसलिए ईस्ट को हम बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जनरल मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड की प्रोडक्शन में। इनका प्रोडक्शन हम लार्ज अमाउंट में करते हैं और अल्कोहल, वाइन को जनरली हम ईस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। जो नेचुरल शुगर्स जो डिफरेंट ग्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ईस्ट को ग्रोन करते हैं। ये ईस्ट क्या करती है, उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अल्कोहल वाइन में चेंज कर देती है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.4 देखते हैं। एक्टिविटी 2.4 में हमें क्या करना है, हमें आधा लीटर का बीकर लेना है, उसके अंदर 3/4 पानी भरना है और उसके अंदर 2-3 टीस्पून हमें शुगर की मिक्स करनी है। फिर उसके अंदर ईस्ट पाउडर डाल देंगे। उसको कवर करने के बाद हमें 4 से 5 घंटे में एक डार्क प्लेस में रखना है और जब हम वो कवर हटाएंगे तो हमें उसके अंदर से एक स्मेल आने लगेगी और वो स्मेल किसकी होगी, अल्कोहल की वो स्मेल होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्योंकि ईस्ट की वजह से शुगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में चेंज करना इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को लुईस पैस्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आपके डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं। किसकी फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन की फॉर्म में आपको एंटीबायोटिक देती है। और ये एंटीबायोटिक होते क्या हैं, एंटीबायोटिक भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो किल करते हैं, स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल और डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन विच किल और स्टॉप, याद रखना है आपको, मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो किल और स्टॉप करते हैं किसकी ग्रोथ को, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंटीबायोटिक जनरली हम बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से ही बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन और इथ्रोमाइसिन। आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। अगर एंटीबायोटिक डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप उसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन है। ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। हुआ क्या था, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने ग्लास प्लेट्स में बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी एक ग्लास स्लाइड में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक गई है और जो थे वो भी क्या हो गए, मर गए। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में से बहुत ध्यान से देखा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रहे थे, स्टॉप कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने उनको नाम दिया
पेनिसिलिन। हमें ये पता है कि बैक्टीरिया फंजाई से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ग्रो किया जाता है और उनको एंटीबायोटिक की फॉर्म दी जाती है। जब एक डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है। जनरली हम एंटीबॉडीज़ को आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जैसे हमारी आर्मी हमारी कंट्री को बाहर के आक्रमण से प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडी की आर्मी होती है, जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे प्रोटेक्शन करती है। होता क्या है कि एक बार हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, अगर सेम डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, वो उसे लड़ने में काम करती है और डिजीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन की फॉर्म में हमें देना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जर्नर ने डिस्कवर की थी और ये कौन से डिजीज़ के लिए की थी? स्मॉल पॉक्स के लिए की थी। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम टू टाइम हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं। वैक्सीनेशन के लिए होता है कि स्टार्टिंग के 1 मंथ में लगना है, 3 मंथ में लगना है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। वो वैक्सीनेशन इसलिए होता है कि अगर बच्चे को फ्यूचर में वो कोई बीमारी जिस बीमारी की वैक्सीन लगी है, अगर फ्यूचर में वो बीमारी उसको अटैक करती है तो उसके बॉडीज़ में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होंगे जो उस बीमारी से उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बहुत सारे ऐड चलते हैं, आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में छोटे बच्चों के पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आते हैं। पोलियो ड्रॉप इसलिए है ताकि वो पोलियो वाले डिजीज़ से उस बच्चे की प्रोटेक्शन कर सकें। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स को दुनिया से हटाने के लिए, और हाँ, इसमें हम विजय भी हासिल कर चुके हैं। अभी लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है ह्यूमंस को और एनिमल्स को फ्रॉम डिफरेंट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप अपने बुक के फिगर 2.7 में नाइट्रोजन फिक्सेसर साइनोबैक्टीरिया की पिक देखेंगे। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हमें क्या करना है? उसमें गड्ढा खोदना और उसके अंदर रखना है। तो इससे क्या हुआ, जो भी हमारा वेस्ट था वो डिकम्पोज होके एक यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज हो गया और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.5 देखते हैं। एक्टिविटी 2.5 में हमें 2 पोट लेने हैं, मिट्टी से भरे हुए पोट A और दूसरा पोट है हमारा B। इस पोट के अंदर तो हमें ऐसे रखना है प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऐसे वेस्ट रखने हैं, और इसके अंदर हमें पॉलीथीन जो कि बायोडिग्रेड्स नहीं हो सकती वो चीज़ें रखनी है। 3-4 हफ्ते बाद आप देखोगे कि पोट A में जो आपने चीज़ें रखी थी, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की वेस्टेज रखे थे, वो मैन्योर में चेंज हो गए, और पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें मैन्योर में चेंज नहीं हुई हैं। ये सारे मैन्योर में चेंज हुए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज होने की वजह से इन्होंने हमारा इन्वायरमेंट क्लीन कर दिया है, बट पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जो कि डिकम्पोज नहीं है हमारे इन्वायरमेंट को गंदी कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। आपने देखे होंगे आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ जानवरों की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो गायब हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देते हैं और बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में उनको चेंज कर देते हैं, और इन सिंपल सब्सटेंस को प्लांट्स एंड एनिमल्स दोबारा यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर लिया, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर देगी, प्रोडक्ट्स भी कम हो गए, और जब इसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में चेंज करा तो दोबारा उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स ने यूज़ कर लिया। होप सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। जब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। Hello everyone, I am your educator Sumit Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we are discussing Class 8 Science NCERT Chapter 2 Microorganism Friend and Foe का second part. इससे पहले इस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं What is microorganism, classification of microorganism, where do microorganism live, how microorganisms are used in making of curd, cheese, bread or in baking industry. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज इस वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे शो करेगा? हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करके।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। पहली बात तो कि हमारी बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, हम वो पढ़ते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, वो जनरली एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर थ्रू एयर वी ब्रीथ, थ्रू वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। ठीक है, तो एयर, वाटर, फूड के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑलरेडी अटैक कर रखा है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होना। और थर्ड, कैरिड बाय एन एनिमल। कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट, कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, यानी कि एक जगह से कम्युनिकेबल बना है कम्युनिकेशन वर्ड से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। तो वही हम देखते हैं माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट टू ए हेल्दी पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे माइक्रोबियल डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से तो हेल्दी पर्सन को हो जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि अगर एक इंसान बीमार हो गया तो उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे? बीमार। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स। आपकी बुक में 3-4 एग्जाम्पल और दिए, इनमें से आपको जो अच्छे लगे वो 2 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वो एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। जैसे आपने देखा होगा किसी इंसान को जुकाम हो रहा है, जैसे वो छींकेगा तो हमें जल्दी क्या एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको जुकाम है, आप छींक रहे हो तो आप हाथ को ऐसे करके छींको या आप एक हैंकी का यूज़ करो। नॉर्मली क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है तो उसके छींकने के साथ बहुत सारे वायरसेस आसपास का एरिया होता है एयर के अंदर फैल जाता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से निकल रहा है और उसने उस जगह पे ब्रीथ किया, नॉर्मली तो इंसान ब्रीथ करेगा ही, उस जगह पे अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो वायरसेस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और ये इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा। तो वो भी अब हेल्दी पर्सन से किस में चेंज हो गया? एक इन्फेक्टेड पर्सन में चेंज हो गया। अब हमने ये तो देख लिया कि कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है हेल्दी पर्सन के अंदर। ऐसे ही एनिमल्स भी कैरी करते हैं, और जनरली जो एनिमल कैरी करते हैं ये हमारे घर के कौन होते हैं? हाउस फ्लाई, जिनको हम मक्खियाँ बोलते हैं। ये हाउस फ्लाई क्या करती हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती है आके। पहले ही क्या करती हैं कि बाहर रहती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे बैठती हैं, बाहर गंदगी में बैठती है और अपने साथ पैथोजेंस कैरी करती हैं। पैथोजेंस स्टिक हो जाते हैं इनकी बॉडीज़ में, और अगर ये अनकवर्ड फूड के ऊपर आके बैठ गए तो पूरा का पूरा फूड क्या हो जाएगा? कंटेमिनेटेड। वो कंटेमिनेटेड फूड को हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि आप कभी भी अनकवर्ड फूड को नहीं खाएं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंसेक्ट कैरियर का, तो वो है मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो अपने साथ प्लाज्मोडियम पैरासाइट कंटेन करती है, किसी हेल्दी पर्सन को काट लेती है तो उसको क्या हो जाता है? मलेरिया। सेम आपने डेंगू का केस भी देखा होगा। डेंगू के केस में एडिस मॉस्किटो अगर काटता है हमें, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। पहले वाले फीमेल से जो एनाफिलस मॉस्किटो है उससे मलेरिया होता है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो अगर हमें काटता है तो हमें डेंगू होता है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनाफिलस मॉस्किटो है जिससे मलेरिया होता है वो अपने साथ क्या कंटेन करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। और एडिस मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? डेंगू। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड करते हैं इन वाटर। अगर अपने आसपास पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने दे, पानी को जो गंदा पानी है उसको रेगुलरली हम साफ़ करते रहें, अपने आसपास के एरिया को हम क्लीन रखें, तो ऐसी बीमारियों को रोक सकते हैं। आप अपने बुक के फिगर 2.8 में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की पिक देख सकते हैं। आप टेबल 2.1 में कुछ कॉमन डिजीज़ देख सकते हैं, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैलती है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और उसके प्रिवेंशन क्या है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने वाले बैक्टीरियम का नाम क्या है, और देखते हैं कौन इसे जल्दी बता पाता है। और दूसरी बात कि कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम जो एक्टिविटीज़ आप हमें समझाते हो वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि एक्टिविटी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए होती है।
जैसे पैथोजेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, वैसे ही जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बहुत ही बड़ी बीमारी थी जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में कैटल्स के अंदर फैली थी। उसकी मैं पिक में साइड में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या था, पूरे बॉडी के अंदर ये एक बैक्टीरियम डिजीज़ है। इसके कैटल की पूरी बॉडीज़ के अंदर रैशेज़ हो गए थे, जिससे बहुत सारी कैटल्स की डेथ हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि उनके फुट और माउथ में जो डिजीज़ कॉज होता है, जैसे रैशेस के फुट और माउथ में नज़र आएंगे, तो वो डिजीज़ किससे कॉज होंगी? वायरस। वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही एनिमल्स को डिजीज़ कॉज होते हैं। और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो आपने देखा होगा व्हीट, राइस, शुगर केन, पोटैटो, ऑरेंज हम कभी खा नहीं सकते। आप देखोगे कि जो आलू है, आलू के अंदर कभी स्मेल आती है, वो उसकी आलू बहुत सड़ गया है। तो रेड रोट नाम की भी एक शुगर केन के अंदर बीमारी होती है। इससे गन्ने का जो पूरा पार्ट है वो रेड कलर, अंदर से वो रेड कलर का हो जाता है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये क्रॉप्स की यील्ड को रिड्यूस कर देता है, और जिससे हमारे फार्मर्स को क्या नुकसान उठाना पड़ता है भारी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो हम केमिकल्स को हम अपने खेतों में क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे क्या ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और हमारे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। कभी हम बाहर से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, या सड़क किनारे जो ठेले लगे होते हैं उनसे खा लेते हैं। जनरली गर्मियों के टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हम घर में आके देते हैं, हमारे पेट में गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है। कभी कभार हमको वॉमिट भी हो जाता है, कभी कभी इतने बीमार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर में बोलता है कि भैया इसको तो फूड पॉइजनिंग हो गया। अभी फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो फूड खराब कर दिया गया। खराब कैसे कर दिया कि कोई फूड हमने रखा है, सुबह बना के रखा, 2 दिन तक हमने खाया नहीं, फ्रिज के अंदर भी रखा नहीं, उसको बाहर पड़ा हुआ है। बाहर पड़ने की वजह से क्या, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस को जैसे हम ईट करेंगे, उस फूड का हम कंजप्शन करेंगे, तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? खराब, और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में। अब हमें क्या करना है कि हमारे फूड को हमें स्पॉइल होने से बचाना है। फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो फूड को स्पॉइल होने से बचाना क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन। अब हमारा फूड ख़राब हो गया है, हमें पता कैसे चलेगा? उसके अंदर से बैड स्मेल आएगी, अगर हम उसे टेस्ट करके देखेंगे तो बैड टेस्ट आएगा, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इन तीनों में से एक भी चीज़ हम यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमारा फूड स्पॉइल हो गया है। अब हम मेथड्स देखेंगे कि किन किन मेथड्स को यूज़ करके, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करके अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, यानी कि हमें केमिकल्स यूज़ करना है। कौन कौन से? सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, ऐसे केमिकल्स जो फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल है इसका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं, 2 ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको एज ए प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं। जनरली किसमें? पिकल्स के अंदर, जैम के अंदर, अपने स्क्वैश बॉटल के अंदर। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मीट और फिश। आपने देखा होगा कि जब फिश लेने जाते हैं तो दुकानदार फिश के ऊपर बार बार थोड़ी देर में नमक डालता रहता है। बार बार नमक उसके ऊपर करने से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं होती फिश के ऊपर, और फिश स्पॉइल होने से बच जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम देखेंगे कि जैम्स, जेली और स्क्वैश की बोतल्स के अंदर शुगर ऐड आती है। शुगर ऐड किस लिए? क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को। जैसे हम शुगर को ऐड करते हैं तो वो उस चीज़ का मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। आपने देखा होगा कि अचार के डिब्बे के अंदर ऑयल के नीचे वाला जो अचार रहता है वो कभी ख़राब नहीं होता। अगर कुछ पोर्शन उस अचार का ऑयल के ऊपर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऑयल है वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को रोकती है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो दूध लेकर आती है उसको सबसे पहले गर्म करती है, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती है। गर्म इसलिए करती है कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो बॉयल करने के कारण क्या होता है? किल हो जाते हैं, और उसको ठंडा करके हम स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो लुईस पैस्चर ने पेस्चराइजेशन प्रोसेस की डिस्कवर की।
पैस्चराइजेशन प्रोसेस क्या है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए आपको उबालना है। उसके बाद इसे जल्दी से ठंडा करके पैकेट के अंदर रखना है। तो पैकेट का दूध हम बाहर से लेकर आते हैं, हमें इसे दोबारा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते, हम उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फार्म से लेकर आते हैं या डेयरी से लेकर आते हैं तो हमें उस दूध को उबालने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं। जो फूड हमारे घर में बच जाता है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखी हुई कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अगर हम अपने खाने वाले फूड को किसी भी एयर टाइट पैकेट के अंदर स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कैसे प्लांट फिक्स करते हैं? उसके लिए जो बैक्टीरिया काम आता है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है। वो भी प्लांट जिसकी जड़ें बहुत रेशेदार होती हैं उनको अपन बोलते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट। और इन लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोडल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है ये उसको फिक्स करने में इसकी हेल्प करता है। यहाँ पे उसको नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड्स में चेंज करता है। फिर यूजफुल कंपाउंड्स प्लांट यूजफुल कंपाउंड्स को यूज़ कर लेता है। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है प्लांट्स के साथ। लाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। डेफिनेटली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंडर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है जो कि कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगी, आपको समझना है और इसे समझने के बाद आपको पेपर में ड्रॉ करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा। तो हम देखेंगे कि 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो क्या हुआ कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर लेती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। इन्होंने इस नाइट्रोजन को पकड़ लिया एटमॉस्फेयर से। फिर कुछ बैक्टीरिया जो इन्होंने फिक्स करा नाइट्रोजन को, तो बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ब्लू ग्रीन एल्गेज ने कुछ नाइट्रोजन फिक्स कर लिया। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसने कुछ नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स कर लिया। 28% नाइट्रोजन इसने पकड़ के रख लिया। इस ब्लू ग्रीन एल्गे ने इस बैक्टीरिया को 28% नाइट्रोजन दे दिया जिसने इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर दिया। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ चले गए? मिट्टी के अंदर। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल्स, ये प्लांट इसको ले लेते हैं थ्रू देयर रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट ने इनको ले लिया और इसको किस में चेंज कर लिया? जहाँ जहाँ इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत थी। इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत किसके अंदर होती है? प्रोटीन बनाने के काम आती है, प्लांट्स के प्रोटीन बनाने के काम आती है। अब प्लांट्स ने प्रोटीन बना लिया, अब थ्रू रूट सिस्टम प्लांट्स ने ये नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड्स ले लिए और उसको प्रोटीन में चेंज कर दिया। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को फीड करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्होंने प्लांट्स को खा लिया। तो अब वो प्रोटीन कहाँ चला गया? अब वो प्रोटीन प्लांट्स के अंदर चला गया। प्रोटीन जब प्लांट्स के अंदर चला गया तो एनिमल्स ने क्या करा? एक्सक्रीशन स्टार्ट करा। एक्सक्रीशन से कुछ प्रोटीन सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, या फिर एनिमल्स की डेथ के बाद वो नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ चला गया? वापस से सॉइल के अंदर। तो इतना आपको समझ में आया कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गे और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया। फिर नाइट्रोजन फिक्स को इन्होंने किस में चेंज करा? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज कर दिया। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स सब कहाँ पे है? सॉइल के अंदर।
तो प्लांट ने अपने रूट सिस्टम के थ्रू इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को ले लिया और इनको प्रोटीन्स के अंदर चेंज कर दिया फिर ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को फीड करते हैं उन्होंने इस प्रोटीन को ले लिया और एक्सक्रीशन के थ्रू और आफ्टर देयर डेथ ये वापस से कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर चला गया। कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू भी सॉइल के अंदर जाती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है और कुछ नाइट्रोजन लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू सॉइल के अंदर चली जाती है। तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सॉइल के अंदर 2 प्रोसेस से आते हैं। फर्स्ट लाइटनिंग नेचुरल प्रोसेस से, सेकंड कुछ बैक्टीरिया इनको एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में इसको चेंज करते हैं। फिर हमने देखा प्लांट्स ने ले लिया, फिर प्लांट्स से एनिमल्स ने ले लिया और एनिमल्स के डेथ के बाद और उनके एक्सक्रीशन के बाद ये वापस से सॉइल के अंदर चला गया। अब जो सॉइल के अंदर है फिर कुछ बैक्टीरिया इस सॉइल को वापस कहाँ किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्होंने नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस किस में चेंज कर दिया है, नाइट्रोजन गैस में, और ये नाइट्रोजन गैस हमारे वापस कहाँ चली गई, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन का कंटेंट है वो एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है। फर्स्ट इसे थ्रू आउट देखें और सेकंड टाइम आप इसे अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ रेफ़र करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी और चैप्टर को आपको मुझसे समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको किसी दूसरे चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलूँगी। जब तक के लिए स्टे हेल्थ।